आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी में गोता लगाने वाले हैं। ये कहानी है प्राचीन भारतीय समाज के एक जबरदस्त बदलाव की। और ये जानना बहुत ही कमाल का है कि कैसे सिर्फ एक टेक्नोलॉजिकल खोज यानी लोहे की खोज ने एक सीधे साधे कबीलाई जीवन को विशाल साम्राज्यों की नींव में बदल दिया। तो चलिए सबसे पहले थोड़ा पीछे चलते हैं, उस जमाने में जब बड़े बड़े किंगडम्स या साम्राज्य नहीं हुआ करते थे। ये अर्ली वैदिक पीरियड का दौर था। सोचिए, एक ऐसा वक्त था जब समाज बहुत सरल था और लोग एक तरह से सेमी नोमैडिक यानी अर्ध खाना बदोश वाली जिंदगी जीते थे। अब यहाँ देखिए, ये दो युगों की कहानी है। कितना जबरदस्त फर्क है ना? एक तरफ लोग कबीलों में, जिन्हें जन कहते थे, रह रहे हैं, तो दूसरी तरफ बसे हुए इलाकों यानी जनपदों में। इकोनॉमी जो पहले जानवरों पर टिकी थी, अब पूरी तरह से खेती पर आधारित हो गई। और जो सबसे बड़ा बदलाव आया वो था लीडरशिप में। कबीले के चुने हुए मुखिया की जगह अब बहुत पावरफुल राजाओं ने ले ली थी। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि सब कुछ इतना पलट गया? और इस पूरे बदलाव के सेंटर में थी सिर्फ एक चीज, एक धातु, लोहा। जी हाँ, लोहे की खोज ही वो चिंगारी थी जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। यही हमारी कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। ये टाइमलाइन तो और भी साफ तस्वीर दिखाती है। देखिए, ये जो 1000 BC का पॉइंट है ना, ये बिल्कुल एक डिवाइडिंग लाइन की तरह है। इसके पहले की दुनिया एकदम अलग और इसके बाद की दुनिया पूरी तरह से बदल गई, जिसने आगे चलकर पावरफुल किंगडम्स का रास्ता बनाया। तो लोहे से पहले क्या था? सोचिए, किसान लकड़ी के हल से खेती करते थे। अब जाहिर है, लकड़ी का हल ना तो घने जंगल साफ कर सकता था, न ही सख्त जमीन जोत सकता था। तो इसका नतीजा क्या हुआ? खेती बाड़ी बहुत लिमिटेड थी और बस्तियां भी छोटी छोटी और कह सकते हैं टेम्पररी होती थीं। और फिर एंट्री होती है लोहे के फाल की। ये एक गेम चेंजर था। इसने सब कुछ बदल कर रख दिया। अब जंगलों को साफ करना मुमकिन था, ज्यादा जमीन पर खेती हो सकती थी। इसका सीधा मतलब था ज्यादा खाना। और जब पेट भरने की चिंता कम हुई तो पहली बार जो कबीले यानी जन थे, वो एक जगह पर टिक कर बस पाए। और यहीं से जन्म हुआ जनपदों का यानी परमानेंट बस्तियों का। अब देखिए, खेती से जो ये नई दौलत आई, उसने सिर्फ लोगों के रहने का तरीका ही नहीं बदला, इसने पावर के पूरे समीकरण को बदल दिया। इसने जन्म दिया राजाओं की एक नई, ज्यादा ताकतवर क्लास को। तो सवाल ये है कि एक राजा अपनी ताकत दिखाता कैसे था? इसका एक बड़ा जरिया था अश्वमेध यज्ञ। अब ये कोई मामूली पूजा पाठ नहीं था, ये तो पावर का एक ओपन डिस्प्ले था। एक तरह से पूरी दुनिया को ये ऐलान करना कि इस राजा को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। चलिए इसे थोड़ा सिंपल तरीके से समझते हैं। होता यह था कि राजा एक खास घोड़े को खुला छोड़ देता था। अगर किसी दूसरे राजा ने उस घोड़े को रोका तो इसका मतलब था जंग का न्योता, और अगर किसी ने नहीं रोका तो इसका मतलब था कि उन्होंने राजा की ताकत को मान लिया है। घोड़े के कामयाबी से लौटने पर एक बहुत बड़ा यज्ञ होता था, जो राजा की सुप्रीम पावर पर एक पक्की मोहर लगा देता था। इस यज्ञ में कौन कौन आता था, इससे हमें उस वक्त के समाज की बनावट का अच्छा अंदाजा लगता है। राजा तो सेंटर में होता ही था, उसका सारथी उसकी जीत के किस्से सुनाता था, पुरोहित सारे रिचुअल्स कराते थे, आम लोग राजा के लिए तोहफे लाते थे। लेकिन एक बात यहाँ पर गौर करने वाली है, जो शूद्र थे उन्हें इन रिचुअल्स में हिस्सा लेने की इजाजत नहीं थी। और ये बात उस वक्त समाज में जो बंटवारा शुरू हो रहा था, उसका एक बहुत साफ संकेत देती है। तो जैसे जैसे इकोनॉमी और पॉलिटिक्स बदल रही थी, सोसाइटी भी और ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती जा रही थी। उसमें अलग अलग लेयर्स बन रही थी। अब लोग सिर्फ एक कबीले का हिस्सा नहीं थे, बल्कि समाज में उनका एक तय मुकाम था। और यहीं से वर्ण व्यवस्था की शुरुआत होती है। ये एक ऐसा सिस्टम था जिसे पुरोहितों ने बनाया था, और इसने समाज को 4 मेन ग्रुप्स में बांट दिया। ब्राह्मण, जो पूजा पाठ और पढ़ाई लिखाई करते थे, क्षत्रिय, जो शासक और योद्धा थे, वैश्य, जो किसान व्यापारी हुआ करते थे, और शूद्र, जिनका काम बाकी 3 ग्रुप्स की सेवा करना था। शुरू में ये काम के आधार पर था, पर धीरे धीरे ये जन्म पर आधारित हो गया। हाँ, पर ऐसा नहीं था कि सबने इस सिस्टम को आसानी से मान लिया। इस पर विवाद भी बहुत हुए। कुछ क्षत्रिय राजा तो खुद को ब्राह्मणों से भी ऊपर मानते थे, और कई लोगों ने यह सवाल भी उठाया कि भाई, किसी का समाज में रुतबा उसके जन्म से क्यों तय हो, उसके काम से क्यों नहीं। ये उस जमाने की एक बहुत बड़ी बहस थी। तो अब हमारे पास क्या था? अच्छी खेती बाड़ी और एक कॉम्प्लेक्स सोसाइटी। इसी मजबूत बुनियाद पर जो छोटे छोटे जनपद थे, वो अब बड़े और ताकतवर राज्यों में बदलने लगे, और इन्हें कहा गया महाजनपद।
और ये कोई एक दो नहीं थे, पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में करीब 16, जी हाँ 16 ऐसे बड़े बड़े महाजनपद उभर कर सामने आए। ये एक बिल्कुल नए लेवल का पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था। तो एक महाजनपद में ऐसा क्या खास होता था? वेल, उनकी अपनी एक कैपिटल सिटी होती थी जिसके चारों तरफ मजबूत किलेबंदी होती थी। उनके पास अपनी एक परमानेंट आर्मी होती थी जिन्हें बाकायदा सैलरी मिलती थी। और इस सब को चलाने के लिए पैसा कहां से आता था? एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड टैक्स सिस्टम से। ये चार्ट हमें दिखाता है कि राजा की कमाई आती कहां से थी। सबसे बड़ा हिस्सा आता था किसानों से, जो अपनी फसल का छठा हिस्सा टैक्स के तौर पर देते थे, जिसे भाग कहते थे। लेकिन सिर्फ किसान ही नहीं, कारीगर, व्यापारी, पशुपालक और यहाँ तक कि जंगलों में रहने वाले शिकारी भी किसी न किसी तरह से टैक्स देते थे। और इसी पैसे से चलती थीं बड़ी बड़ी सेनाएं और बनते थे मजबूत किले। अब आखिर में चलिए दो सबसे ताकतवर महाजनपदों पर एक नजर डालते हैं। ये दोनों बहुत अलग थे और इनके जरिए हमें पावर के नेचर के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एक तरफ था मगध, एक पावरफुल मोनार्की। इसकी ताकत का राज था उसके जबरदस्त नेचुरल रिसोर्स, नदियां, लोहे की खानें, जंगल, और यहाँ सारे फैसले एक राजा लेता था। दूसरी तरफ था वज्जी। ये एक रिपब्लिक था या कह लें संघ। यहाँ कोई एक राजा नहीं बल्कि कई राजा मिलकर फैसले लेते थे। उनकी ताकत रिसोर्स में नहीं बल्कि अपनी एकता और पब्लिक असेंबलीज में थी, जहां सब मिलकर बहस करते थे। सोचिए, वज्जी का ये सिस्टम इतना मजबूत था कि खुद महात्मा बुद्ध ने भी इसकी ताकत को माना था। एक टेक्स्ट दीघ निकाय में लिखा है कि उन्होंने कहा था कि जब तक वज्जी के लोग एक साथ मिलकर बैठकें करते रहेंगे और फैसले लेते रहेंगे, तब तक उन्हें कोई नहीं हरा सकता। उनकी असली ताकत उनकी यूनिटी थी। और यहीं पर यह कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। मगध और वज्जी का ये उदाहरण एक ऐसा सवाल खड़ा करता है जो आज भी उतना ही रेलेवेंट है। किसी भी देश की असली ताकत किस चीज में है? क्या वो बहुत सारे रिसोर्स और एक ताकतवर शासक में है, या फिर लोगों की आपसी एकता और मिलकर फैसले लेने की क्षमता में? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बनता है। नमस्कार। आज हम प्राचीन भारतीय इतिहास के एक ऐसे मोड़ पर चलते हैं जहां सिर्फ एक खोज ने सब कुछ बदल कर रख दिया। एक ऐसी क्रांति जिसने समाज, राजनीति और हमारे जीने के तरीके को हमेशा हमेशा के लिए एक नया रूप दे दिया। जरा सोचिए, सिर्फ 500 साल और भारत का नक्शा ही बदल गया। एक तरफ थी 1500 ईसा पूर्व की ऋग्वैदिक दुनिया। यहाँ लोग छोटे छोटे कबीलों में रहते थे जिन्हें जन कहते थे। उनके लिए सबसे बड़ी दौलत थी मवेशी, मतलब गाय बैल। मुखिया तो होते थे पर वो आज के जमाने के राजाओं जैसे नहीं थे, ना कोई महल, ना कोई बड़ी बड़ी सेनाएं। और फिर 500 साल बाद तस्वीर बिल्कुल उलट। 600 ईसा पूर्व का भारत, जहां बड़े बड़े किलों से घिरे शहर थे। अब दौलत का मतलब जमीन थी और राज कर रहे थे बेहद शक्तिशाली राजा। तो सवाल ये उठता है कि आखिर हुआ क्या था? एक सीधा साधा कबीलाई समाज इतने कम वक्त में इतने बड़े और जटिल राज्यों में कैसे बदल गया? इसका जवाब एक अकेली मगर बहुत ही क्रांतिकारी खोज में छिपा है। इस बड़े बदलाव को समझने के लिए चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं, उस दुनिया में जहां लोहा नहीं था। ऋग्वैदिक काल में, जैसा कि हमने बात की, लोग जन कहलाते थे। उनकी जिंदगी सेमी नोमैडिक थी, मतलब वो एक जगह टिककर नहीं रहते थे। उनका पूरा जीवन पशुपालन, खासकर गायों और घोड़ों के इर्द गिर्द घूमता था। उस वक्त जमीन पर कब्जा करना उतना जरूरी नहीं था जितना ये कि किसके पास कितने ज्यादा मवेशी हैं। और फिर कहानी में एक ट्विस्ट आता है। लगभग 1000 ईसा पूर्व के आसपास एक गेम चेंजर सामने आया, लोहे की खोज। ये सिर्फ एक नई धातु नहीं थी, नहीं, ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी थी जिसने खेती, लड़ाई और समाज के पूरे ढांचे को बदलने की ताकत रखती थी। समझिए, यही वो लाइन थी जिसने भारत के इतिहास की दिशा ही मोड़ दी। तो ये लौ क्रांति, ये आयरन रेवोल्यूशन शुरू कैसे हुई? इसका असर तो हर जगह हुआ, लेकिन इसकी पहली चिंगारी उठी खेतों से। ये एक ऐसी खोज थी जिसने सच में लोगों के जीने का तरीका ही बदल डाला। ये सुनने में बहुत छोटी सी बात लगती है ना? लकड़ी के हल की जगह लोहे का फाल, लेकिन इसका असर जबरदस्त था। लोहे से पहले किसान लकड़ी के हलों से खेती करते थे, जो गंगा के मैदानों की भारी और चिकनी मिट्टी के लिए किसी काम के नहीं थे। पर लोहे के फाल ने सब कुछ बदल दिया।
अब घने जंगलों को काटना और उस सख्त जमीन को जोतना मुमकिन हो गया था। और नतीजा, खेती की पैदावार में जबरदस्त उछाल। मतलब अब पहले से कहीं ज्यादा अनाज पैदा होने लगा। अब जब लोगों के पास पेट भरने से ज्यादा अनाज होने लगा, तो उन्हें एक जगह से दूसरी जगह भटकने की क्या जरूरत थी। वो एक जगह टिक कर रहने लगे और यहीं से जन्म हुआ जनपद का। इसका मतलब ही है जहां जन ने अपना पैर रखा। अब ये छोटे छोटे कबीले बड़े बसे हुए इलाकों में बदल गए। वो अब सिर्फ एक कबीला नहीं थे, वो एक इलाका थे, एक टेरिटरी थे। तो अब हमारे पास क्या है? लोग एक जगह बस गए हैं और उनके पास जरूरत से ज्यादा संसाधन है। इसका सीधा असर पड़ा लीडरशिप पर। कबीले के मुखिया अब सिर्फ कबीले के रक्षक नहीं रहे, वो ताकतवर शासक बन रहे थे जिन्हें अब राजा कहा जाने लगा। और इन नए राजाओं को अपनी बढ़ती हुई ताकत दिखानी भी तो थी। अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने का सबसे बड़ा, सबसे भव्य तरीका था बड़े बड़े यज्ञ करवाना। और इन यज्ञों में सबसे मशहूर और सबसे जरूरी था अश्वमेध यज्ञ। ये सिर्फ कोई पूजा पाठ नहीं था, बल्कि ये एक खुली राजनैतिक घोषणा थी कि यहाँ का सबसे बड़ा पावर मैं हूँ। अब ये अश्वमेध यज्ञ होता कैसे था, ये भी बड़ा दिलचस्प है। सोचिए, एक खास शाही घोड़े को राजा के सैनिकों के साथ 1 साल के लिए आजाद घूमने छोड़ दिया जाता था। अगर ये घोड़ा किसी दूसरे राजा के इलाके से गुजरा और उस राजा ने उसे रोक लिया तो मतलब जंग। लेकिन अगर किसी ने घोड़े को नहीं रोका तो इसका मतलब था कि उन्होंने अपनी हार मान ली। 1 साल बाद जब वो घोड़ा बिना किसी रोक टोक के वापस आता तो उसकी बलि दी जाती और उस राजा को चक्रवर्ती सम्राट, मतलब राजाओं का राजा, मान लिया जाता था। जैसे जैसे ये राज्य बड़े होते गए और आबादी बढ़ती गई, समाज भी और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता गया। इतने सारे लोगों को ऑर्गेनाइज करने के लिए एक सिस्टम चाहिए था और यहीं से सामने आई वर्ण व्यवस्था। तो पुजारियों ने समाज को 4 ग्रुप्स में बांट दिया, जिन्हें वर्ण कहा गया, और ये सिस्टम जन्म पर आधारित था। सबसे ऊपर थे ब्राह्मण, यानी पुजारी और शिक्षक। उनके बाद थे क्षत्रिय, यानी राजा और योद्धा। तीसरे नंबर पर थे वैश्य, जिनमें किसान, व्यापारी और पशुपालक आते थे। और आखिर में थे शूद्र, जिनका काम बाकी 3 वर्णों की सेवा करना था और उन्हें धार्मिक रिचुअल्स में हिस्सा लेने की इजाजत नहीं थी। लेकिन ऐसा नहीं था कि सबने इस सिस्टम को चुपचाप मान लिया। नहीं, इसके खिलाफ भी आवाजें उठीं। कुछ क्षत्रिय राजा खुद को ब्राह्मणों से ऊपर मानते थे। कई थिंकर्स ने सवाल उठाया कि जन्म के आधार पर किसी को ऊंचा या नीचा मानना ही गलत है। कुछ का कहना था कि काम के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। और कई लोग मानते थे कि पूजा पाठ और यज्ञ करने का हक सभी को होना चाहिए। तो एक तरफ समाज में ये उथल पुथल चल रही थी और दूसरी तरफ पॉलिटिकल मैप भी बड़ी तेजी से बदल रहा था। समय के साथ कुछ जनपद बाकी जनपदों से कहीं ज्यादा ताकतवर हो गए। उन्होंने अपने पड़ोसी इलाकों को जीता और बड़े बड़े साम्राज्यों में बदल गए। ये अब सिर्फ जनपद नहीं थे, ये थे महाजनपद, मतलब महान राज्य। और देखते ही देखते करीब 600 ईसा पूर्व तक ऐसे 16 महाजनपद, मतलब 16 सुपर पावर्स पूरे उपमहाद्वीप पर छा गए थे। इन्होंने एक बिल्कुल नया पॉलिटिकल लैंडस्केप तैयार कर दिया, जहां ये महाशक्तियां एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में थीं। तो आखिर क्या बात थी इन महाजनपदों में? क्या चीज इन्हें सुपर पावर बनाती थी? पहली चीज, उनकी एक बहुत बड़ी और किलों से घिरी हुई राजधानी होती थी। उनके पास अपनी एक स्थायी प्रोफेशनल आर्मी होती थी, जिन्हें रेगुलर सैलरी मिलती थी। और इस सब का खर्चा उठाने के लिए उन्होंने एक प्रॉपर टैक्स सिस्टम लागू किया था। अब सवाल ये है कि ये बड़ी बड़ी सेनाएं और ऊंचे ऊंचे किले, इनका खर्चा कहां से आता था? इसका जवाब है एक प्रॉपर टैक्स सिस्टम। अब राजा सिर्फ तोहफों के भरोसे नहीं रह सकते थे। किसानों को अपनी फसल का छठा हिस्सा, जिसे भाग कहते थे, टैक्स के रूप में देना पड़ता था। कारीगरों को महीने में 1 दिन राजा के लिए फ्री में काम करना होता था। व्यापारी, चरवाहे, यहां तक कि शिकारी, सबको किसी न किसी रूप में टैक्स देना पड़ता था। पर एक और दिलचस्प बात है, ये सारी महाशक्तियां एक ही ढर्रे पर नहीं चलती थीं। मोटे तौर पर देखें तो सत्ता के 2 अलग अलग मॉडल उभरकर सामने आए। एक था राजतंत्र, जहां एक ही राजा का हुक्म चलता था, और दूसरा था गणतंत्र, जहां कई लोग मिलकर फैसले लेते थे। चलिए 2 सबसे बड़े उदाहरणों को देखते हैं। एक तरफ था मगध, जो एक शक्तिशाली राजतंत्र था। नदियां, जंगल, लोहे की खदानें, इन जबरदस्त रिसोर्सेस के दम पर यह सबसे ताकतवर महाजनपद बना। और दूसरी तरफ था वज्जी, जो एक संघ या गणतंत्र था। यहां कोई एक राजा नहीं था, बल्कि बहुत सारे राजा मिलकर एक सभा में शासन करते थे।
वो साथ में बैठकें करते और मिलकर फैसले लेते थे। उनकी ताकत किसी खदान या जंगल में नहीं, बल्कि उनकी एकता में थी। वज्जी का ये जो अनोखा सिस्टम था, इसकी ताकत को उस दौर के सबसे बड़े थिंकर्स ने भी माना था। कहते हैं, जब मगध के राजा अजातशत्रु ने वज्जी पर हमला करने का सोचा तो उन्होंने बुद्ध से सलाह ली, और बुद्ध का जवाब साफ था। वज्जियों को जीतना नामुमकिन है जब तक वो सब मिलकर अपनी सभाएं करते रहेंगे और एकता से काम करते रहेंगे। और यहीं पर आकर हम इस दौर के सबसे बड़े सवाल पर रुकते हैं। जब ये नई नई सुपर पावर्स वर्चस्व के लिए आपस में टकराईं, तो कौन सा मॉडल ज्यादा कामयाब हुआ? एक अकेले ताकतवर राजा का राज या साथ मिलकर फैसले लेने वाले नेताओं का समूह? ये वो सवाल है जिसने आने वाली सदियों के लिए भारत के इतिहास का रास्ता तय किया।